बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम जितनी भी हमारी क्लासेस होंगी उनकी हम टॉपिक बना के मैं अपलोड कर दिया करूँगा। आप उस टॉपिक को पढ़ें और एक सेशन में आपका ऑनलाइन क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखूँगा। वो मैं अभी आपको उसका स्केड्यूल शेयर कर दूँगा ज़ूम पे, तो आप लोग मुझे उस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक मैं वो आपसे शेयर कर लूँगा। इससे पहले मैंने एक टॉपिक पहले भी अपलोड किया है। दिस इज़ द सेकंड टॉपिक फॉर द प्रीवियस वीक लेक्चर, ठीक है? ये सेकंड टॉपिक है। तो इससे पहले जो मैंने टॉपिक अपलोड किया है उसमें हम लोगों ने डिस्कस ये किया था कि रिकर्सिव प्रॉब्लम को किस तरह से आप जो है वो ट्री में रिप्रेजेंट करके और उसका एनालिसिस आप निकाल सकते हैं। अब बेसिकली होता ये है कि जो भी आप एल्गोरिदम को ट्री में ट्रांसफॉर्म करते हैं, पहले तो आप इक्वेशन बनाते हैं, फिर उस इक्वेशन को आप ट्री की शक्ल में उसको ड्रॉ करते हैं और फिर उस ट्री में से आप एक पैटर्न फाइंड करते हैं। वो पैटर्न जो होता है, उस पैटर्न को फॉलो करते हुए आप किसी एक इक्वेशन पे जाते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन, और उस इक्वेशन को जब आप सम अप करते हैं तो आपके पास उस एल्गोरिदम का या उस जो जो भी आपका प्रोग्राम है उसका मैथमेटिकल एनालिसिस आपके पास आ जाता है। अब यहाँ पे एक चीज जो काबिले गौर है वो ये है कि आपका जो पैटर्न है वो आपको पता होना चाहिए कि ये पैटर्न क्या बन रहा है। और आपने एफएससी में जो स्टार्ट का आई थिंक फर्स्ट चैप्टर है या सेकंड चैप्टर है मैथमेटिक्स का, उसमें समेशन के कुछ फार्मूलाज हैं वो डिस्कस किए जाते हैं। तो ये जो आप समेशन करेंगे यानी इसका जो पैटर्न फाइंड करेंगे, ये वही फार्मूलाज हैं। और मैंने ऑलरेडी आपके साथ जो लेक्चर शेयर किए हैं उनमें से जो स्लाइड्स हैं कुछ, उनमें ऑलरेडी ये चीज़ गिवन है, वो फार्मूलाज ऑलरेडी उन पैटर्न्स के गिवन है। जैसे मैं अभी आपसे मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है, तो मैं फाइंड करके आपको बताता हूँ कि वो बेसिकली पैटर्न कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, दिस इज द फोल्डर एफ, और इसमें जाके स्प्रिंग, और स्प्रिंग में एडवांस एनालिसिस, और इसमें लेक्चर नंबर 6 में मैं देखता हूँ कि क्या उसमें मौजूद है ये, यानी लेक्चर नंबर 6। दिस इज नॉट लेक्चर 7, लेक्चर 5 में चेक करें। लेक्चर 5 में भी नहीं है। लेक्चर 5 तो ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास में ही डिस्कस किया था। ये प्रॉपर मैंने आप लोगों को सेंड किए हैं, आप चेक कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे लेक्चर जो बना रहा हूँ, पहले मेरे पास पूरा एक लेक्चर होता था। अब ये कंडीशन है कि लेक्चर नहीं है बल्कि मेरे पास टॉपिक्स हैं, क्योंकि पूरा लेक्चर मैं अगर एक ही उस वन गो में मैं एक तो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, रिकॉर्ड कर दिया तो अपलोड नहीं कर पाऊंगा, अपलोड हो गया तो आप उसको नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए मैं टॉपिक्स, हर जो क्लास आपकी होती है उसके टॉपिक्स बनाता हूँ, ताकि आपको उनको कैरी करना समझना उनके लिए आसान है। लेकिन मैं आपको जो लेक्चर मैंने सेंड किया है, दिस इज कंफर्म कि उनमें से किसी लेक्चर में वो पैटर्न्स ऑलरेडी गिवन हैं जो मैंने दिए हुए हैं। ये तो वो हैं जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को टॉपिक करवा चुका हूँ, तो मैंने आपको ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर नहीं किया तो आप मुझे बताइएगा। मैं, मेरा टाइम क्लास का, मैं कोशिश है कि वही जो टॉपिक हमारा आज का है उसमें हम फोकस करें इंस्टेड ऑफ लोकेटिंग द प्रीवियस स्लाइड्स। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, और वो ये है कि ये हमारे पास लेक्चर नंबर बेसिकली, यानी ये होता ही है कि आपकी जो एक क्लास है ना पूरे 3 घंटे की, उसमें 3 या 4 टॉपिक्स होते हैं। अब पिछली क्लास जो मैंने आपसे डिस्कस की थी उसमें मैथमेटिकल जो आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड था वो डिस्कस किया था, और वो कंप्लीट उसके जो 2 एग्जांपल्स थी वो मैंने आप लोगों को बताई थी किस तरह प्रोग्राम में से आप उसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद अभी जो उसके उससे नेक्स्ट क्लास है उसमें पहला टॉपिक मैंने अपलोड किया है जो कि डील कर रहा है विद द mathematical analysis of recursive algorithms by using trees। तो आज हम ये करेंगे कि अभी तक हमने जो पढ़ा है, क्लास स्टार्ट करते हैं, वही ऑब्जर्व एसिम्प्टोटिक बिहेवियर, हम जो भी कर रहे हैं वो सिम्प्टोटिक बिहेवियर हम एल्गोरिथम्स का निकालते हैं कि जो ग्राफ बनता है तो ग्राफ में वो किस तरह से वो उसका बिहेवियर एल्गोरिथम का शो होता है। तो
रिकर्सिव एल्गोरिदम का जो सिम्प्टोटिक बिहेवियर है वो भी आप निकाल सकते हैं, और वो आपने देखा होगा कि आपने निकाला है बहुत ही मुश्किल से, टाइम कंज्यूमिंग जो एग्जैक्ट कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो आप फाइंड करते हैं, काफी टाइम लगता है उसमें। तो बेसिकली इन ऑर्डर टू सॉर्ट आउट दैट मैटर, एक हमारे पास मेथड है, उस एक थ्योरम है, उसे कहते हैं हम मास्टर थ्योरम। तो मास्टर थ्योरम बेसिकली क्या है? मास्टर थ्योरम वो बेसिकली ऐसा मेथड है जिसको यूज करते हुए, एक ऐसा थ्योरम है जिसको यूज करते हुए आप किसी भी एल्गोरिदम की, वो एल्गोरिदम जो रिकर्सिव है, ठीक है, जो रिकर्सिव है, उस एल्गोरिदम का आप जो है वो क्या निकाल सकते हैं, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो आप फाइंड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये मास्टर थ्योरम को स्टडी करना। मास्टर थ्योरम बेसिकली क्या है, ये हमारे पास, चलें नोशन शायद मुझे निकालनी पड़ेगी। मास्टर थ्योरम क्या है? ये हमारे पास मास्टर थ्योरम है। इसमें वो कह रहे हैं कि फर्ज करें that t of n be the monotonically increasing function। ये t of n जो है बेसिकली ये बता रहा है कि आपके पास कोई प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम की कोई इक्वेशन आपने बनाई है, ठीक है। ये प्रोग्राम है आपके पास, जैसे इससे पहले मैं आपके सामने मैंने प्रोग्राम रखा था रिकर्जन का, कुछ मैंने वैसे ही प्रोग्राम अपनी तरफ से कोई प्रोग्राम बना के उसकी इक्वेशन बना के आपको दिखाई। तो टी ऑफ एन हम अज्यूम कर रहे हैं ये कोई प्रोग्राम है जो कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब ये होता है क्योंकि हम एल्गोरिथम का सिम्प्टोटिक बिहेवियर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सिम्प्टोटिक बिहेवियर में क्या होता है, अगर आप देखें सिम्प्टोटिक बिहेवियर में जो ग्राफ बनता है, जो अभी तक आप लोगों ने देखा, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने ड्रॉ किया हुआ ऑलरेडी। I don't know why this slide is not moving. So guys, these are the problem students ये हमारे साथ हैं। चलिए आ गया। ये बेसिकली हमारे पास है नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं, ये है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब क्या, मैं यहाँ से पहले से अरेज कर देता हूँ, सारी स्लाइड्स के ऊपर आ रहा है क्योंकि पावर पॉइंट के साथ ताल्लुक नहीं है इसका। तो यहाँ पे इसको कैसे अरेज कर सकते हैं, चले ठीक है, अगर नहीं भी होता तो कोई बात नहीं, रेजर चले मिल गया, रेजर से हम इसे अरेज कर देते हैं, ये सारा हम अरेज कर देते हैं। और अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या है। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या है कि वो फंक्शन जो आपके पास ग्रेजुअली इंक्रीज करें, जैसे यहाँ पे देखें, ये हमारे पास जो फंक्शन है ये ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, या ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है या ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये देखिए डिक्रीज भी ग्रेजुअली कर रहा है, जबकि ये वाला जो फंक्शन आप देख रहे हैं, अगर इसको आप चेक करें तो इसमें जो इंक्रीज और डिक्रीज है वो ग्रेजुअल नहीं है, वो इमीडिएट है। देखिए एकदम से ग्राफ ऊपर चला गया फौरन से, यानी ऐसा प्रोग्राम है, ये ऐसा प्रोग्राम है जिसका सिम्प्टोटिक बिहेवियर जो है वो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि कभी इसमें ऐसी कंडीशन आती है कि वो फौरन से रिजल्ट निकाल के आपको दे देता है, और फिर कभी ऐसी कंडीशन, जैसे फर्ज करें आपके पास एक डेटाबेस है, उसमें 500,000 रिकॉर्ड्स पड़े हुए, तो आप उसमें जब डाल रहे हैं कोई रिकॉर्ड, तो इस तरह से कंडीशन बन रही है कि वो कभी बहुत कम टाइम में वो आपको रिजल्ट निकाल के देता है, कभी बहुत ज्यादा टाइम निकालता है, और फिर उसके बाद फिर बहुत ज्यादा कम टाइम निकाल के आपको, यानी ऐसा कोई एल्गोरिथम है जिसमें इस तरह के लूप्स और इस तरह का जो है वो इस्तेमाल हुआ है, प्रोग्रामिंग लॉजिक इस्तेमाल हुई है, कि जिस प्रोग्रामिंग लॉजिक की वजह से जो इक्वेशन हमारे पास आ रही है वो इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है कि जिसमें वो इंक्रीज जो है ग्रेजुअल नहीं है, मैग्नीट्यूड ग्रेजुअली इंक्रीज नहीं कर रहा, बल्कि अचानक इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है। और अगर आप इसको ड्रॉ करें, तो ये बेसिकली साइन वेव बन रही है, अगर इसको चेक करें ना तो एक साइन वेव बन रही है। अगर मैं इसको यहाँ पे प्लॉट करना चाहूँ तो ये एक साइन वेव बन रही है, एग्जैक्टली साइन वेव, तो जैसे आपकी होती है वो कैसी होती है, ये इस तरह से साइन वेव बनती है, ठीक है, ऐसी साइन वेव। ये भी साइन वेव ही बन रही है, सिर्फ ये है कि थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो साइन वेव, तो ये तो आइडियल साइन वेव है ना जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये आइडियल है। एक्चुअल जो साइन वेव्स होती हैं वो ऐसी नहीं होती, ये तो एक ग्राफिक में दिखाने के लिए, समझाने के लिए इस तरह से आप बनाते हैं। तो बेसिकली अगर इसको इसी को मैं अगर प्लॉट करूं यहाँ पे अगर मैं इसी साइन वेव को प्लॉट करूं, फर्ज करें ये मैं इसे प्लॉट करूं, यहाँ पे इसको मैं प्लॉट करूं, तो देखें ये इस तरह से बन रही है, ये ऐसे करके और ये ऐसे करके, ठीक है। इट्स लाइक अ साइन वेव। तो जो साइन वेव हमारे पास होती है ना, जो कि बनती है ग्राफ के अंदर लाइन्स, तो जो साइन वेव वाली लाइन्स होती हैं
they cannot be such algorithms who are having these kinds of asymptotic behavior in the form of sine wave. We cannot apply master theorem on those algorithms. We can apply master theorem on those algorithms who have in which the increase in the complexity, the time increase is gradual. ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख लें, बड़ा अजीब सा लगता है। आप लोग सामने नहीं है तो मैं खुद भी सम टाइम बजाय से कि मैं फोकस करूँ कंटेंट पे, तो मेरा जो है वो मैं खुद भी अपना फोकस मेंटेन नहीं कर पाता, क्योंकि वी आर नॉट एक्चुअल प्रोफेशनल लेक्चर रिकॉर्डर्स। तो खैर यहाँ पे आप देख लें कि इस तरह से हमारे पास ये फिर मास्टर थ्योरम आप साइन वेव पे अप्लाई नहीं कर पाते। तो हम यहाँ पे दोबारा से इसको नोट निकाल के बैक स्लाइड पे जाते हैं। दिस इज द मास्टर थ्योरम। अब यहाँ पे चेक कर लिया, लेट टी ऑफ एन बी द मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। यानी कौन सा मोनोटोनिकली का मतलब क्या हुआ, मैं दोबारा ये सारा रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। मोनोटोनिकली का मतलब क्या हुआ, मोनोटोनिकली का मतलब ये हुआ कि ये जो जा रहा है, ये जो लाइन जा रही है, ये मोनोटोनिकली का मतलब ये होगा, जो लाइन यहाँ से ये ऐसे जा रही है, राइट। ये तो दैट सेटिस्फाइज टी ऑफ एन इज इक्वल टू, आप देखें जितनी भी आपके पास इक्वेशंस बनती है ना, वो उसी तरह की बनती है। टी ऑफ एन इज इक्वल टू अल्फा टी एन बाई बी प्लस एफ ऑफ एन। अब आप ये सोच रहे होंगे ये इक्वेशन किस तरह से हम निकालेंगे, मैं इसकी एग्जांपल आपको बताऊंगा, तो फिर आपको मैं दोबारा आके इसके साथ डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे इस स्लाइड की समरी ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है उसका मतलब क्या है। उसका मतलब सिंपल ये है कि ग्रेजुअल इंक्रीज, उसमें साइन वेव नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है जी ये बता रहा है आपको कि टी ऑफ एन इज नॉट मोनोटोन। एग्जांपल टी ऑफ एन इज इक्वल टू साइन ऑफ एन, यानी ऐसी इनपुट जिसपे आपका जो सिम्प्टोटिक बिहेवियर कैसा बन रहा है, साइन वेव में बन रहा है। आई डोंट नो व्हाई दिस इज नॉट मूविंग इन द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, नोट 2 क्या है? नोट 2 ये है, एफ ऑफ एन इज नॉट पॉलिनोमियल। आप अगर मैथ का थोड़ा सा भी बैकग्राउंड, क्योंकि हम एमएस में आ चुके हैं, आप लोग यानी पिछले क्लासेस भूल जाती हैं, एफएससी और ये सारे कॉन्सेप्ट याद नहीं रहते। तो एफ ऑफ एन इज नॉट पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं? ऐसे होते हैं जिनमें सारे वेरिएबल जो होते हैं उनका जो इंटीजर एक्सपोनेंट्स होता है वो पॉजिटिव होते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, इनके सारे जो है ये जो एक्सपोनेंट्स हैं वो सारे पॉजिटिव है, तो ये पॉलिनोमियल है। इसी तरह से ये जो आपको नजर आया 5x पावर -2, तो ये भी बेसिकली हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव में है। इसी तरह से जो मेरा थोड़ा बहुत बैकग्राउंड ये भी है कि ये पॉलिनोमियल वो भी होते हैं जिनकी जो पावर है, ये एक्सपोनेंट जो है वो डिजिट्स यानी फ्रैक्शन में हो, फ्रैक्शन यानी 0.2, 0.1, 0.3 इस तरह से करके हो, तो वही पॉलिनोमियल में आते हैं। अगर इफ आई एम रॉन्ग करेक्ट मी। खैर, तो अगर आप अपने एल्गोरिथम की इक्वेशन बनाते हैं और वो इक्वेशन ऐसी बनती है जो इस तरह से जिसके एक्सपोनेंट आ रहे हैं, देखिए ऐसे एक्सपोनेंट्स उनके आ रहे हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं कि हमारे पास अगर ये नेगेटिव हो, अगर पॉजिटिव हो तो पॉलिनोमियल है, पॉजिटिव ना हो तो फिर पॉलिनोमियल। ये इक्वेशन कैसे निकालते हैं ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पिछली क्लासेस में। है नेक्स्ट आपके पास आता है जी स्लाइड के अंदर नोट नंबर 3। नेक्स्ट नंबर 3 में कह रहा है बी कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज कांस्टेंट। अगर आप चेक करें इस स्लाइड के ऊपर इसका क्या मकसद है मेंशन करके, मैं यहाँ से इसे रेज कर देता हूँ दोबारा फिर, ताकि ये यहाँ पे ये खत्म हो जाए। तो ये बेसिकली ये है कि अच्छा, अब इसका मकसद बेसिकली क्या है, मैं बल्कि इसको जो अपना है उसी को यूज करता हूँ। चलिए, अब ये हो गया, ये इसी स्लाइड पे रहेगा। अब बेसिकली वो कह रहा है कि बी कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज कांस्टेंट। अगर इस इक्वेशन को आप चेक करें, टी ऑफ एन इज इक्वल टू ए
टी एन बाई बी, इसमें ये वाला जो बी है, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज कांस्टेंट, यानी इस बी को आप कांस्टेंट ना, कांस्टेंट क्या होता है, जैसे आपके पास जो है वो देखें 1 एक कांस्टेंट है, 2 एक कांस्टेंट है, 3 एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो लेकिन अगर आपके पास मैं लिख दूं कि n इज नॉट अ कांस्टेंट, यानी 2 पावर n आप कर दें, 2 पावर n कर दें, तो n आपने बताया ना हो कि क्या है, n की वैल्यू आपने ना दी है, तो आप उसे कभी भी एज अ कांस्टेंट तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। 2 पावर n लिखा हुआ है, 2 पावर n हमें तो नहीं पता, अगर n की वैल्यू ना पता हो, अगर मैं कहूँ n की वैल्यू 1 है तो 2 हमारे पास कांस्टेंट बन जाएगा, मैं कहूँ n की वैल्यू 3 है तो आप उसको 8 कांस्टेंट कह देंगे, लेकिन अगर आपको n पता ही नहीं क्या है तो आप उसको एज अ कांस्टेंट तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो उस एल्गोरिथम में, जिसकी इक्वेशन में आपके पास ये जो फार्मूले में जब आप लगाएंगे इसको, ये अल्फा टी एन बाई बी, उसमें ये वाला बी है, इसे आप एज अ कांस्टेंट आप इसको ना रिप्रेजेंट कर सकें, तो उसका भी आप एनालिसिस फाइंड नहीं कर सकते बाय यूजिंग मास्टर थ्योरम। नेक्स्ट आपके पास है, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग मास्टर थ्योरम। और मास्टर थ्योरम के अंदर कुछ रूल्स हैं, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं इन रूल्स के ऊपर आ जाऊंगा यहाँ पे, ये जो रूल्स आ रहे हैं ये अगर मैं आपको यहाँ पे बताने शुरू कर दूंगा, जैसे अभी मैंने इक्वेशन आपको बताई है, तो शायद आपको थोड़ा सा ही कुछ समझ आया हो कि इस इक्वेशन में क्या है। तो डायरेक्टली हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें ज्यादा अच्छा तरीके से आपको पता चलेगा कि ये मास्टर थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट से अप्लाई करते हैं। यहाँ पे आप देखिए हमारे पास एक इक्वेशन है, टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन बाई टू 1/2 एन स्क्वायर प्लस एन। ये बात तो आपको पता है कि ये जो इक्वेशन है ये किसी प्रोग्राम में से निकाली गई है, ठीक है। ये बात मैंने आप लोगों को बताई है और मैंने बल्कि आपको इक्वेशन निकालना बस सिखाया भी है कैसे निकालते हैं। जब ये इक्वेशन आप निकाल लेंगे किसी भी प्रोग्राम में से, आप उसकी कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करने की कोशिश करेंगे, और कॉम्प्लेक्सिटी किसके थ्रू फाइंड करने की कोशिश करेंगे, बाय यूजिंग मास्टर थ्योरम। ये हमारे पास मास्टर थ्योरम का फार्मूला है, ये वाला, ये टी ऑफ एन इज इक्वल टू अल्फा टी एन बाई बी प्लस एफ ऑफ एन, ये मास्टर थ्योरम का एल्गोरिथम। अगर आप चेक करें इसको, तो इसमें जो अगर ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली जो मैंने आपके सामने लिखी हुई है, पता नहीं क्यों दोबारा आ गया, अच्छा, ये इक्वेशन जो मैंने आपके सामने लिखी हुई है, देखें ये वाली, ये जो इक्वेशन है, इसमें ये बताएं कि ए क्या होगा, ए टी लिखा हुआ है ना, तो इस इक्वेशन में ए क्या हो सकता है। मैथ में आपको पता है जब किसी चीज के साथ कुछ ना लिखा हो, हम एज्यूम करते हैं उसके साथ 1 लिखा हुआ है, उसकी पावर 1 है और वो डिवाइड हो रहा है 1 से, ठीक है, ये मैंने क्लास में भी आपको बताया था, और साथ उसके अंदर वो प्लस है, इंटीजर है, प्लस है, नेगेटिव नहीं है। तो ये एजम्पशंस होती है ना इसमें मैथ में। तो अगर टी एन बाई 2 लिखा हुआ है, टी के साथ कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई, इसका मतलब है कि बाई डिफॉल्ट इसके साथ 1 लिखा हुआ है, तो ए की वैल्यू क्या बन जाएगी, जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए टी, इसमें ए की वैल्यू क्या बन जाएगी, ए की वैल्यू बन जाएगी आपके पास 1, ठीक है। अब उसमें आ रहा है ए टी, फिर आगे है एन बाई बी, बी इसमें क्या होगा, यहाँ पे देखिए बी क्या आ रहा है हमारी इक्वेशन में 2, तो बी आ जाएगा 2, जैसे आप देखें ना, ये नई स्लाइड आ गई, ज्यादा बेहतर हो गया। ये बी जो है एन बाई बी लिखा हुआ है ना, तो इसमें बी क्या है 2, एंड 2 इज अ कांस्टेंट, तो यहाँ पे आप लिखते हैं बी इज इक्वल टू 2। और डी क्या है, ये लिखा हुआ है एन बाई बी ए, ये देखिए ए अल्फा तो आपने निकाल लिया, एन बाई बी, और इसमें एक और पैरामीटर होता है डी, डी बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके एक्सप्रेशन को। इस एक्सप्रेशन में जो ये पावर आ रही है ना, इसे आप रिप्रेजेंट करते हैं डी से, ये वाली पावर ये डी को रिप्रेजेंट करती है, तो डी हमारे पास क्या होगा 2, ठीक हो गया। अब इस 1, ये जो भी हमारे पास आया अभी इस वक्त, ये A1 है, B2 है और D2 है, किसमें, इस इक्वेशन में, ये हमारे अपने एल्गोरिथम की इक्वेशन है। और ये कैसे निकाली है हमने, इस थ्योरम के थ्रू निकाली है कि A, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ 1, n बाई बी, यहाँ पे n बाई 2, तो B हो गया 2, और D जो है, नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो आपके पास आ रहा है, ये D है, इसके अंदर ये जो आपके पास पावर में होगा
वो डी होगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपकी पावर होगी वो डी में आएगी। तो ये आप देख लें, हमारे पास A1 है, B2 है और D भी हमारे पास 2 है। आप ये भी कह सकते हैं कि आपने जो है वो ये D आपने ये क्यों नहीं लिया, n की पावर 1 थी ना, ये आपने क्यों नहीं D लिया, 2 क्यों लिया। तो आपको याद होगा कि हमने ये भी देखा था कि हायर टर्म्स हमेशा हम कंसिडर करते हैं जब भी एल्गोरिथम बनाते हैं, उसकी हाईएस्ट टर्म को हम देखते हैं, इसलिए मैंने D लिया है। n की पावर 1 नहीं लिया, D इसलिए लिया कि ये जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन है इसमें जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाला है वो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन है, तो D इसलिए हमने 2, अगर 3 होता तो हम इसको 3 लेते, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आप क्या करें, इसे आप डालें फार्मूले में, ये फार्मूला है, रूल्स हैं कुछ, आप चेक करें। इफ A इज लेस देन B ऑफ D, A में क्या है 1, ये बताएं क्या 1 इज लेस देन B ऑफ D, B क्या है 2 और D क्या है D, B ऑफ D यानी B पावर D 2, तो 1 इज लेस देन 4, 2 क्या बनता है 2 पावर 2 4 ही बनता है ना। यस, ये तो कंडीशन ट्रू होगी, पहली कंडीशन ही ट्रू होगी। इसका मतलब है कि अगर जैसी ही कंडीशन ट्रू होगी, इसका मतलब है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बनती है लेगो ऑफ n पावर d, तो क्या बनेगी लेगो ऑफ n, इसकी पावर क्या है d, d में क्या है 2, ये बन जाएगा डायरेक्ट। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि आपको याद होगा क्लास में हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर इस तरह के प्रोग्राम में अगर आपने कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी हो तो डायरेक्टली आप हाई टर्म उठा के उसकी निकाल दें, लेकिन क्योंकि ये रिकर्सिव वाला प्रोग्राम है और इसमें डिवीजन भी देखनी हो रही है, तो इसलिए थोड़ा सा थ्योरम के अंदर अगर आप करेंगे इसको, वैसे तो डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन थ्योरम है, मास्टर थ्योरम एक कॉन्सेप्ट है, वैसे तो अगर उसको जेनेरिकली अगर आप देखना शुरू कर दें कि ये अप्लाई कहाँ पे होगा और किस जगह पे हम इसे यूज करेंगे, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट इसको हम अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ रिसर्च में। रियल प्रोग्रामिंग के अंदर जो है इसका जो एप्लीकेशन है बहुत लिमिटेड है। मैंने नहीं देखा कभी किसी प्रोग्रामर ने जो कि फील्ड में काम कर रहा हो, उसने कभी ये जो हमारे जो मार्केट लेवल के जो प्रोग्रामर है उन्होंने कभी इस तरह की क्वेश्चन यूज करके कॉम्प्लेक्सिटी निकाली हो। जो रिसर्चर्स होते हैं जैसे आप हैं, तो आपको जरूरत पड़ेगी इसको निकालने की, क्योंकि आपने जब एल्गोरिथम बताना है तो अपनी कंट्रीब्यूशन बताने के लिए आपने उसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है। देखें जी मेरे एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी मैंने मास्टर थ्योरम को यूज करके निकाली है, इतनी कम बनती है, और किसी दूसरे की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा बनती है, तो आपको वहां पे जरूरत पड़ सकती है। लेकिन रियल जो प्रोग्रामिंग्स होती हैं या बहुत ही एडवांस तरह की प्रोग्रामिंग्स हो, बहुत ही ऑप्टिमाइज किस्म का, जहाँ पे एफिशिएंट किस्म के प्रोग्रामर हो, तो वहां पे भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, एप्लीकेशन हो सकती है। कोई एंटीवायरस बना रहा हो, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो जिसमें वो चाह रहे हो कि हमारा सॉफ्टवेयर कम से कम टाइम ले, तो उसमें बड़ी बारीक चीज़ों को भी देख रहे हो। तो हमारे यहाँ तो ये होता है कि प्रोग्रामर बेचारा लूप लिखता है, बस उसको बस यही होता है किसी तरह मेरी आउटपुट सी ठीक हो जाए, चाहे 2 लूप लगाऊं 4 लूप लगाऊं, कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ तो देखता ही कोई नहीं। एनी हाउ, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं जी, जो हमारे पास है जो टॉपिक है एग्जाम्पल नंबर 2। अब थ्योरम आपने समझ लिया है, अब थ्योरम आपने समझ लिया, अब आपने इसको सॉल्व करना है। अगर हम लोग क्लास में होते तो मैं आपसे सॉल्व करवाता। तो अब आप सॉल्व करें, अपनी कॉपी निकाल लें, कॉपी निकालने के बाद मेरे साथ इसको आप सॉल्व करें। तो मुझे बताएं इसमें ए की वैल्यू क्या होगी। आप जब भी लेक्चर के लिए बैठते हैं तो कॉपी अपने पास रखा करें, ताकि आप उसी कोई नोट या कोई चीज़ लिखनी हो तो आप उस टाइम आपको प्रॉब्लम ना हो। मैं कोई रन टाइम पे असाइनमेंट भी आपको दे सकता हूँ। वैसे तो इसका फायदा ये है, सबसे बड़ा क्लास में तो आप कह सकते हैं रिपीट करें, तो मैं कह सकता हूँ कि रिपीट, या तो आप जितना मर्जी रिपीट करें, रिकॉर्ड हो जाता है, वीडियो बन जाती है, फिर जितनी मर्जी दफा उसे रिपीट करते रहें। तो खैर यहाँ पे ए की वैल्यू क्या बनेगी, ए क्या बनेगा, ए बनेगा हमारे पास ये वाली, ये बन जाएगा हमारे पास ए, बन गया हमारे पास ए इज इक्वल टू 2। बी क्या बनेगा, बी हमारे पास बन जाएगा ये 4, और डी क्या बनेगा, देखिए इसमें हाई टर्म कौन सी है n/2, n पावर अंडर रूट किसके बराबर होता है, मैथमेटिकली अंडर रूट होता है बराबर होता है 1/2, तो ये 1/2 के बराबर होगा 1/2 ऐसे। तो अब आप इसको क्या करें, इसे दोबारा उन्हीं फार्मूलाज में अप्लाई करें। a इज लेस देन b पावर d,
यानी 2 इज लेस देन, देखिए ना यहाँ पे 2 इज लेस देन बी क्या है 4 इसकी पावर डी, तो डी इसका अंडर रूट बन जाएगा। तो 2 इज लेस देन 2, तो कंडीशन तो फाल्स हो जाती है, कंडीशन फाल्स हो जाती है। 2 इज लेस देन 2, 2 इज नॉट लेस देन, इजंट इट, इट्स फाल्स। 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अच्छा, फिर इसका मतलब है इसको दूसरे पे लेना है, a इज इक्वल टू बी ऑफ टी, a इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 4 ऑफ, यानी d का मतलब अंडर रूट, तो 2 इज इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू हो जाती है। इसका मतलब है कंडीशन ये वाली ट्रू हो गई है। जैसी कंडीशन ट्रू हुई यहाँ पे आ जाए, इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी बनती है वो बनती है थीटा n पावर d, d क्या है, d हमारे पास n पावर d अंडर रूट आप कर दें इसके ऊपर यूं, और log n, तो ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, अंडर रूट n log n, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास एक और एग्जांपल है ऐसी की, वो आप एग्जांपल नंबर 3 है। तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये लेक्चर में ऑलरेडी मैंने सॉल्व की हुई हैं। आप लोगों ने क्या करना है, ये एग्जांपल्स आपने सॉल्व करके इसको एज एन असाइनमेंट, इसे असाइनमेंट समझ लें, छोटी सी असाइनमेंट, लेक्चर बेस्ड असाइनमेंट। ये वो असाइनमेंट नहीं है जो प्रॉपर मैं असाइनमेंट आप लोगों को देता हूँ। लास्ट टाइम जो आपकी असाइनमेंट्स मैंने रिसीव की हैं वो उनमें वो चीज़ थी भी नहीं जो मैं डिमांड कर रहा था। वो जैसा मैं चाह रहा था वैसा आप लोगों ने नहीं किया कि कोई भी एल्गोरिदम लेके उस एल्गोरिदम को आपने रन करना था, और रन करने के बाद उसके ऊपर डिफरेंट इनपुट्स आपने डालनी थी। सपोज एक एल्गोरिदम बाइनरी सर्च का है, उसके ऊपर आपने कभी इनपुट 100 इनपुट वैल्यूज के साथ आपने चेक किया, फिर उसको 70 के साथ चेक किया, 60 के साथ चेक किया, फिर उस एल्गोरिदम का रन टाइम आपने कैलकुलेट करना था। तो ये काफ़ी एक एग्जॉस्टिव काम था जो आपको करना था, लेकिन वो मुझे ऐसा लगता है शायद वो हर दफ़ा वो जब भी आपने रन किया है मैंने उसको पढ़ा तो वो 1-1 ही आ रहा है, यानी आपका जो एल्गोरिदम का टाइम है वो 1-1 इस वजह से आ रहा है, इस वजह से आ रहा है क्योंकि आपने जो इनपुट दी हुई है शायद वो उसकी वो लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है कि जिसमें डिफरेंस आपके सामने आए टाइम का, या प्रोसेसर इतना स्पीड में है कि वो इतनी जल्दी काम करके दे रहा है कि उसके लिए आपका जो टाइमर है वो जो टाइम निकालता है वो ऑलमोस्ट वही होता है जो कि जो उस इनपुट से थोड़ी सी वैल्यू बड़ी हो जाए तो उसके लिए भी वो सेम रहता है। तो खैर एनी हाउ आई हैव एक्सेप्टेड योर असाइनमेंट, क्योंकि जिस सिचुएशन में से हम गुजर रहे हैं उसमें हम बहुत ज़्यादा कोई आइडियल जो है वो सिनेरियोस तो फाइंड नहीं कर सकते। तो ठीक है, आपने अपनी तरफ से एफर्ट किया है, वेल डन। तो ये जो असाइनमेंट है ये भी आपने मुझे कंप्लीट करके आपने मुझे जमा करानी है। नेक्स्ट जो आपकी क्लास है वो मैं ले रहा हूँ ऑनलाइन। ऑनलाइन का मतलब ये है कि मैं एक ऑनलाइन सेशन करूँगा, इसके बाद एक टॉपिक और है वो भी मैं अपलोड करूँगा, और उसके बाद ये टॉपिक अपलोड करने के बाद फिर एक क्लास में आपको लूँगा ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर सेशन, उसमें आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। तो इसकी असाइनमेंट आपने मुझे जमा करानी है।